परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं होती, बल्कि ये कह सकते हैं कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन असल सिकंदर तो वही कहलाता है जो इन परेशानियों से लड़कर अपनी लाइफ में जीत जाता है, ना कि वो जो इनसे डरकर अपनी लाइफ में हार जाता है। वो कहते हैं ना, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव की सबसे अहम बात ये है कि हमें खुद पर विश्वास रखना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने अपने मन में किसी काम को करने की ठान ली तो पूरी कायनात मिलकर भी हमें उस काम को करने से नहीं रोक सकती, और अगर हमने पहले ही हार मान ली तो पूरी कायनात मिलकर भी हमसे वो काम नहीं करवा सकती। ये मैजिक है अपने आप पर विश्वास रखने का। तो आज हम इस कुकू एफएम बाइट में लेकर आए हैं आप सबके लिए एक खास पेशकश, जिसका नाम है द गो गेटर, द स्टोरी दैट टेल्स यू हाउ टू बी वन। ये एक आर्मी मैन की कहानी है जिसका नाम है विलियम ई पेक, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में अपना एक हाथ गंवा दिया था और अब वो अपने लिए कोई जॉब तलाश कर रहे थे। जिस कंपनी में उन्हें जॉब ऑफर हुई थी, उस कंपनी के मालिक ने विलियम की काफी परीक्षाएं ली और विलियम ने अपनी हर परीक्षा में खरे उतर कर दिखाया। ये स्टोरी हमें इस बात का क्लियर प्रूफ देती है कि सक्सेस अक्सर उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों की तरफ वो एक एक्स्ट्रा और सबसे डिफिकल्ट स्टेप लेने से घबराते नहीं हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का सामना डटकर करते हैं, जो चाहे कुछ भी हो जाए हार मानने पर विश्वास नहीं रखते। क्या आप जानना चाहते हैं कि विलियम की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उन्होंने उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकाला? तो बने रहिए हमारे साथ इस शो के एंड तक। ये कहानी है 20वीं सदी में पहले वर्ल्ड वॉर के बाद की। पूरे देश के ही हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसी समय अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को शहर में वर्ल्ड वॉर की वजह से बिजनेस में काफी कंपटीशन आ गया था और यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसी समय एक लॉगिंग एंड लंबर कंपनी जिसका नाम था रिक्स लॉगिंग एंड लंबर कंपनी में भी कुछ शिपिंग को लेकर इशू चल रहे थे। उन्हें कुछ सामान की अर्जेंट डिलीवरी चाइना की तरफ करनी थी। वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था, इसलिए उस डिलीवरी को सुपरवाइज करने के लिए उनके पास कोई भरोसेमंद इंसान नहीं था। कैपी रिक्स इस कंपनी के मालिक थे, जो अब रिटायरमेंट की पोजीशन पर थे। उनके बेटे मिस्टर ऑल्डन पी रिक्स उस कंपनी के नए ओनर और प्रेजेंट मैनेजर थे। मिस्टर ऑल्डन को मिस्टर स्किनर के नाम से भी बुलाया जाता था। अब उनको चाइना की तरफ सामान डिलीवर करने में देर हो रही थी, तो उनके ऑफिस में काफी टेंशन का एटमॉस्फेयर था। कैपी रिक्स ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने काम और अपनी कंपनी से बहुत प्यार था, तो वो वहाँ रोजाना चक्कर लगाया करते थे, ये देखने के लिए कि सारे काम ठीक से चल रहे हैं या नहीं। जब उन्हें इस मैटर के बारे में पता चला तो मिस्टर स्किनर के साथ एक लंबी बहस में शामिल हो गए। उन्होंने स्किनर से पूछा कि तुम्हारे पास इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए कोई आदमी नहीं है? स्किनर ने जवाब में उनके एक कलीग जिसका नाम है मिस्टर एंड्रयूज मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 30 साल है। मेरे हिसाब से एंड्रयूज अभी इतनी बड़ी पोजीशन के लिए काफी यंग है। इसीलिए कैपी और स्किनर की बहस चल रही थी, क्योंकि वो दोनों कंफ्यूजन में थे कि क्या वो इतना इम्पोर्टेंट काम कर सकता है। जिसका फाइनल रिजल्ट ये आया कि एंड्रयूज वो शिप लेकर चाइना की तरफ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि एंड्रयूज अगर शिप लेकर जाएगा तो उसके हिस्से का काम कंपनी में कौन करेगा। कैपी गुस्से में जाकर अपने कैबिन में बैठे ही थे, इतने में उन्हें एक कॉल आया। वो कॉल था मिस्टर विलियम ई पेक का। मिस्टर विलियम ई पेक एक डिटरमाइंड और एंथुसियास्टिक यंग वेटरन थे, जो अपने लिए एक जॉब की तलाश में थे। वेटरन यानी वो इंसान जिसे एक पर्टिकुलर फील्ड में काफी लंबा एक्सपीरियंस हो, और पेक ने वर्ल्ड वॉर के समय कंट्री की आर्मी में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया था। विलियम ई पेक अपना उल्टा हाथ वॉर के समय गवा चुके थे। कैपी और विलियम पेक की कॉन्वर्सेशन जानने के लिए आइए सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड। विलियम कैपी रिक्स के केबिन में आ चुके थे। जैसे ही वो अंदर आए, कैपी ने उनके हाथ की तरफ देखा और खामोश हो गए। फिर कैपी ने पेक को बिठाया और उनसे पूछा
कि हाउ कैन आई हेल्प यू पैक। पैक ने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करने में इंटरेस्टेड हूँ। अपना डिस्क्रिप्शन देते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक सेल्स पर्सन रह चुका हूँ और मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि हमें कोई भी सामान को बेचने से पहले उस सामान के मैन्युफैक्चरर को खरीदना पड़ता है, इसलिए आज मैं अपने आप को आपको बेच दूंगा। उनकी ये बात सुनकर कैपी काफी इम्प्रेस हुए और हंसते हुए बोले कि पैक, जैसे कि तुम जानते हो ये एक लॉगिंग एंड लंबर कंपनी है, यहाँ मेहनत का काम ज्यादा है, तो तुम्हारी ये डिसेबिलिटी तुम्हें कैसे काम करने देगी। पैक ने बहुत पॉजिटिवली जवाब दिया कि सर, मेरे पास अपना सीधा हाथ और सर है जिससे मैं लिख सकता हूँ और सोच सकता हूँ, वो बिल्कुल सलामत है, तो मुझे किसी और चीज की क्या जरूरत है। कैपी ने पैक के इस जवाब से उसी समय ये फैसला कर लिया कि पैक को हम एंड्रयूज की पोजीशन दे सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ये बात स्किनर को बताई तो स्किनर उनकी इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनके अकॉर्डिंग कैपी ने पैक के ऊपर तरस खाकर उसे ये जॉब ऑफर की थी, जबकि वो इसे डिजर्व ही नहीं करता था। स्किनर कैपी के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने पैक से कहा कि अगर तुमसे कोई गलती हुई तो पहली बार में तुम्हें वार्न किया जाएगा, दूसरी बार में तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और तीसरी बार में तो जॉब से फायर ही कर दिया जाएगा। पैक ने इस बात का खूबसूरती से जवाब देते हुए स्किनर से कहा कि सर, आप मुझे आजमा कर देख लीजिए, अगर इन केस मुझसे कोई गलती भी हुई तो मैं पहली बार में ही खुद ही जॉब से रिजाइन कर दूंगा, आपको मुझे फायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्किनर वहां से चला गया। उसने पैक को सबसे पहला असाइनमेंट दिया इन्वेंट्री चेक का। स्किनर पैक को टेस्ट करना चाहता था कि वो इतनी मेहनत का काम एक हाथ से कैसे कर पाएगा। इस टास्क में उसे एक एक चीज को काफी माइन्यूटली चेक करना था और सामान भी इधर से उधर करना पड़ रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि वो ये काम कैसे मैनेज कर पाएगा, बल्कि पूरी हिम्मत और लगन से उसने अपने इस काम को अंजाम दिया और टास्क कंप्लीट किया। स्किनर ये देखकर शॉक हो गया। कैपी रिक्स भी काफी इम्प्रेस हुए। फिर कैपी ने पैक को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लंबर को बेचने का चैलेंज दिया। मार्केट कंडीशंस को जानते और पहचानते हुए भी पैक ने इस चैलेंज को सर आंखों पर रखा। उसने सेम डिटर्मिनेशन, स्पिरिट और हार्ड वर्क के साथ इस काम को हाथ में लिया और इसमें भी कामयाब होकर बताया। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि पैक को इतने कठिन समय में भी सक्सेस कैसे मिल जा रही थी? क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में खुद पर अपना विश्वास कम नहीं होने देता था। वो अपने खामियों से ज्यादा अपनी काबिलियत को देखता था। उसने हार ना मानने की कसम खा रखी थी, इसलिए उसके रास्ते अपने आप ही निकलते जाते थे। जब हम खुद पर विश्वास करने लगते हैं तब हम अपनी डिसेबिलिटीज से ज्यादा अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आइए नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं कि ब्लू वेस्ट चैलेंज की शुरुआत कैसे हुई। ये चैलेंज इस पूरी स्टोरी की जान है, क्योंकि जैसे हीरो को हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह अगर आपको मिस्टर कैपी रिक्स की नजरों में जगह बनानी है तो इस चैलेंज में खरे उतरना पड़ेगा। जब मिस्टर पैक ने मिस्टर ऑल्डन के लास्ट टास्क में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो था एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का लंबर सेल आउट करने का, तब ऑल्डन उनकी परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस हो गया था। ऑल्डन पैक पर बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। उसे कैपी का पैक को काम पर रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वहीं ऑल्डन आज कैपी से पैक की तारीफें करते ही थक नहीं रहा था। 2 महीने हो चुके थे। पैक जो लंबर बेचने गया था उसकी कैपी को कोई खबर नहीं थी। फिर ऑल्डन ने उन्हें बताया कि बिल पैक बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने न्यू मैक्सिको, टेक्सास, एरिजोना और ऊटा में लंबर बेचने की सारी जांच पड़ताल कर ली है। वो सारी इंफॉर्मेशन ले चुका है जो उसे इस गुड्स को सेल करने में काम में लगेगी। ऑल्डन ने कहा कि इनफैक्ट सर, बिल ने सॉल्ट लेक सिटी से लार्ज रस्टिक और ऑगडन के 2 कार लोड्स भी खरीद लिए हैं, जिसकी डीलिंग मैं पिछले 2 साल से करने की कोशिश कर रहा था। एरिजोना में पैक ने माइनिंग टिम्बर्स के कुछ नए बिजनेसेस पर भी काम किया है। ये तो कहना पड़ेगा, पैक में सेल्समैनशिप की क्वालिटी तो बखूबी है।
उसने स्टैंडर्ड ऑयल के ऑर्डर्स इतनी जल्दी क्रैक कर लिए कि मुझे यकीन हो गया कि ये इंसान सीडर शिंगल्स, साइडिंग और रेडवुड का बिजनेस इजीली कर लेगा। इसलिए मैंने उसे ये काम भी सौंप दिया। ये सारी कैपेबिलिटीज देखते हुए ऑल्डन पेक की सैलरी बढ़ाने पर मजबूर ही हो गया। ये सारी बातें सुनने के बाद कैपी ने ऑल्डन से एंड्रयूज, जो इसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट शंघाई ऑफिस में काम पर गया था, उसके बारे में पूछा। तो ऑल्डन ने बताया कि एंड्रयूज काम तो कर रहा है, लेकिन उसे थोड़ी परेशानी आ रही है, लेकिन वो उनसे जैसे तैसे डील कर रहा है। कैपी थोड़ी देर खामोश रहा और फिर उन्होंने कहा कि इस काम के लिए पेक बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है, लेकिन पेक को भी शंघाई ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से पहले 33 डिग्री टेस्ट से गुजरना होगा। अगर वो इस टेस्ट में पास हो गया तो हम उसे $10,000 की ये जॉब आंख बंद करके दे सकते हैं। स्किनर ने इस बात पर अग्री किया और दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है द ब्लू वेस्ट चैलेंज। आइए जानते हैं कि पेक अपनी अल्टीमेट टास्क में कैसे। मिस्टर स्किनर की तबीयत खराब होने की वजह से वो कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आए। जब पेक उनकी तबीयत पूछने उनके घर गए, तब वो कैपी से ब्लू वेस्ट के बारे में ऑलरेडी फोन पर बात कर रहे थे। ये कैपी और स्किनर की प्लानिंग थी, पेक को इस चैलेंज में लाने की। स्किनर ने पेक को देखकर फौरन उसके हाथ में फोन थमा दिया। पेक अपने सैलरी में प्रमोशन से बहुत खुश था। सबसे पहले तो उसने कैपी से अपनी खुशी का इजहार किया, फिर पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। बस यहीं से शुरुआत हुई द ब्लू वेस्ट चैलेंज की। कैपी ने पेक को कहा कि मैं आज रैंडमली मार्केट स्ट्रीट पर घूम रहा था, वहीं मुझे चर्च से थोड़ा आगे सटर स्ट्रीट पर एक शॉप की विंडो पर बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू वास रखा हुआ दिखा। फ्लावर वासेस मेरी एक वीकनेस है और मेरा उस ब्लू वास पर दिल आ गया, लेकिन मुझे ये मेरे कलेक्शन के लिए नहीं चाहिए। मुझे एकदम ध्यान आया कि मेरे कॉन्टैक्ट में एक लेडी है जो भी वासेस के पीछे दीवानी है। उसके पास ये सेम वास है और इत्तेफाक से कल उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं उसे ये वास एज अ वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट देना चाहता हूँ, ताकि वो दोनों सिमिलर वासेस अपने बेड साइड टेबल पर सजा सके। मैं आज रात 8 बजे ट्रेन से उसकी तरफ सेंटा बारबरा निकलने वाला हूँ, उसकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। क्या तुम मुझे ये वास आज रात 8 बजे के पहले पहले डिलीवर कर सकते हो? पेक थोड़ी देर खामोश रहा, क्योंकि आज सैटरडे था और सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। तो वो ये सोच रहा था कि आज शॉप ओपन मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो मंडे का इंतजार करेगा तो मिस्टर कैपी वो गिफ्ट देने में लेट हो जाएंगे। अब सर अगर मुझे किसी काम का बोल रहे हैं तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। पेक ने कैपी को हाँ बोल दिया। उसने कैपी से वास का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मांगा और बिना समय की बर्बादी करते हुए फौरन अपने मिशन ब्लू वास की तरफ निकल गया। उसने कैब की और डाउनटाउन सटर स्ट्रीट पहुंच गया। अब ट्विस्ट ये था कि उसने गलत एड्रेस दिया था। भाई, ये उसका 33 डिग्री चैलेंज जो था, आसान तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता था। उसने आराम से धीरे धीरे स्ट्रीट की हर एक शॉप पर नजर डाली, लेकिन उसे कोई ऐसा ब्लू वास डिस्प्ले पर दिख ही नहीं रहा था जैसा कैपी ने डेमोन्स्ट्रेट किया था। फिर भी वो पैनिक या फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। उसने पेशेंटली और कामली सिचुएशन हैंडल की और सोचा कि शायद सर से कोई गलती हो गई है एड्रेस बताने में। उसने घर फोन लगाया तो फोन मिस्टर कैपी की मेड ने उठाया और बताया कि सर तो बाहर गए हैं और वापस कब आएंगे उसे नहीं पता। अब भी पेक निराश नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी और फिर से दोबारा स्ट्रीट पर हर एक शॉप को देखा। स्ट्रीट पर स्ट्रीट बदली। उसने लोगों से उस वास का डिस्क्रिप्शन बताकर शॉप के बारे में भी पूछा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फाइनली जब वो घूमता घूमता गियरी स्ट्रीट पहुंचा, वहां उसे एक शॉप में ऐसा ही वास डिस्प्ले पर मिला। दोस्तों, अगर वो इस समय हार मान लेता तो शायद वास तक पहुंच ही नहीं पाता। वो लोगों से एक वास के बारे में पूछने में भी नहीं शर्माया, क्योंकि ये उसका काम था और उसका लक्ष्य सिर्फ वो वास उसके सर तक पहुंचाना था। अब जब वो उस शॉप पर पहुंचा तो देखा कि उसका गेट बंद था। उसने गेट को नॉक किया, जोर से आवाज दी ताकि वॉचमैन बाहर आ जाए,
लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो थोड़ी देर उसी दरवाजे पर बैठ गया, विंडो से उस वास को देखते हुए सोचने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सर तक इस वास को पहुंचाना ही है। क्या आप जानना चाहते हैं कि पेक ने इस ब्लू वास को मिस्टर कैपी रिक्स तक कैसे पहुंचाया होगा? तो चलिए सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड। जब पेक निराश होकर शॉप के दरवाजे पर बैठा था, वैसे ही उसकी नजर उस दुकान के बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था बी कॉहिन्स आर्ट शॉप। बस फिर क्या था, पेक को अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिल गई थी। उसने सोचा कि इस पूरी सिटी में कितने बी कॉइन होंगे, क्यों ना वो सिटी कॉल डायरेक्टरी से जितने भी बी कॉइन हैं उनके फोन नंबर लेकर कॉल करे, शायद इस शॉप का ओनर मिल जाए। ये बहुत सोचने की बात है दोस्तों। इस थॉट से पेक का उस वास के लिए डिटर्मिनेशन दिखता है। उसने अपनी कोई भी रुकावट को रुकावट समझा ही नहीं, तो उसे रास्ते अपने आप मिलते गए। उसने कॉल डायरेक्टरी से 19 बी कोहेन के नंबर मिले। क्या आप सब जानते हैं, पेक ने पूरे 19 नंबर्स पर बिना किसी झिझक के कॉल भी किया। उसका एम सिर्फ और सिर्फ वो वास को टाइम पर कैपी तक पहुंचाना था। 19 डायल्ड नंबर में से 4 ने तो फोन ही नहीं उठाए, 3 नंबर टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड बताए गए, 6 ने जवाब दिया तो वो यिडिश में दिया, और 5 वो बी कोहेन थे ही नहीं जिसे पेक ढूंढ रहा था। और जो लास्ट नंबर उसने किया वो कोई आयरिश था। ये 19 नंबर सैन फ्रांसिस्को के बी कोहेन्स का था। पेक ने सैन राफेल, अलामेडा, मिल वैली, रेडवुड सिटी, यहाँ सब जगह के बी कोहेन्स को कॉल लगाया, और लकीली उसके 6 कॉल पर उसे उस ब्लू वास के शॉप के ओनर का नंबर मिल ही गया। वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज के पीछे शिद्दत से पड़ जाओ तो फिर यूनिवर्स उसे आपको दे ही देती है। बस इसी खुशी में पेक झूम उठा जब उसे उस शॉप का ओनर मिल गया था। लेकिन अभी चुनौतियां खत्म कहाँ हुई थी। शॉप का ओनर काफी रूड था। उसने पेक को कहा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में है और वो अभी कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। ये सुनकर पेक को काफी गुस्सा आया। ऑब्वियसली किसी को भी आएगा, लेकिन उसने उस वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो गुस्से में कुछ भी बोल देगा तो उसका काम बिगड़ सकता है और उसे वो वास आज रात तक पहुंचाना ही है। बहुत समझदारी से पेक ने कॉहिन को समझाया कि सर प्लीज, मुझे वो वास अर्जेंटली चाहिए, क्या आप किसी भी तरह से मेरी मदद नहीं कर सकते? पेक के इतने पोलाइट वर्ड सुनकर उसका दिल पिघल गया और उसने कहा कि वो अपनी शॉप के मैनेजर को कॉल कर देता है, वो आकर आपको वास दे देगा। तो देखा दोस्तों, जरा सा गुस्सा कंट्रोल करने से पेक का काम बन गया। वो ऑलरेडी काफी फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन फिर भी उसने उस मोमेंट पर अपने आप को संभाला और धैर्य और समझदारी से काम लिया। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि जब पेक ने उस वास का प्राइस सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। उस वास का प्राइस था $2000। पेक कुछ देर के लिए बैठ गया। उसने स्किनर को कॉल किया, बट उसने भी उसे पैसे देने से मना कर दिया और मिस्टर कैपी का कॉल अनअवेलेबल था। पेक की जेब में सिर्फ $200 थे। उसने सोचा, मैं मंजिल के इतना करीब आकर हार नहीं मान सकता। उसने अपनी डायमंड एंड सफायर रिंग दुकान के मैनेजर के पास रख दी और उससे सुबह कैश पेमेंट देने का वादा किया। उसके हाथ में फाइनली वो ब्लू वास था। लेकिन अभी भी उसका सफर खत्म नहीं हुआ था। वो अपने डिलीवरी टाइम से लेट हो चुका था। मिस्टर कैपी अपनी ट्रेन में बैठकर निकल चुके थे, लेकिन फिर भी वो मिस्टर कैपी की ट्रेन के दूसरे स्टेशन पर पहुंचा और फाइनली वो ब्लू वास मिस्टर कैपी के हाथ में दे ही दिया। इस तरह दोस्तों, पेक ने 33 डिग्री की डिफिकल्टीज के बावजूद भी अपना चैलेंज कंप्लीट किया। जब मिस्टर कैपी ने पेक के हाथों में वो वास देखा तो वो इतने खुश हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पेक की पीठ थपथपाई और कहा कि पेक, मैं जानता था कि तुम इस चैलेंज में खरे उतरोगे। अभी तक 16 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ही मेरे तक ये वास पहुंचा पाए थे।
बाकी 14 कैंडिडेट्स इस टास्क में फेल हो गए थे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं जिसको भी शंघाई ऑफिस में जॉब अलॉट करता हूँ, जिसकी सैलरी है वर्थ $10,000, उसको मेरे इस ब्लू वास्ट चैलेंज से गुजरना पड़ता है। जो इसे पार कर लेता है उसे ये जॉब मिल जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पेक, आज से ये जॉब तुम्हें मिलती है। उम्मीद है आपको मिस्टर विलियम पेक की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। लाइफ में उतार चढ़ाव तो सभी के साथ लगे रहते हैं, लेकिन द रियल गो गेटर्स वही होते हैं जो उन उतार चढ़ाव का सामना डट कर करे। अपने आप पर भरोसा कम ना होने दे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे ही रहे। और सबसे अहम बात कि हमेशा हर चीज में पॉजिटिविटी ही ढूंढे। लाख आपके सामने प्रॉब्लम्स का पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने उनकी तरफ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा तो आप उस पहाड़ में रास्ता ढूंढ ही लेंगे।